हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देख लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ज्योग्राफिकल थॉट में होता है कि भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र बताइए। और कभी कभी इसमें क्या आ जाता है कि भूगोल की प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र को भी बताइए। ठीक है, परिभाषाएं भी आ जाती। अब आपको इसमें करना क्या है कि विषय क्षेत्र, देखिए कहीं पे विषय क्षेत्र होता है और कहीं पर कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विषय क्षेत्र अलग होता है और कार्य क्षेत्र अलग होता है। दोनों सेम होता है, बस इसके दो नाम हैं। ठीक है, कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में कार्य क्षेत्र रहता है, किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में विषय क्षेत्र रहता है। ठीक है, कभी कभी जो है क्वेश्चन में विषय वस्तु भी लिखा होता है, तो कार्य क्षेत्र बोलिए, विषय क्षेत्र बोलिए या विषय वस्तु बोलिए, तीनों के तीनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। ठीक है, तो भूगोल की हमारी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो भूगोल की प्रकृति जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भूगोल क्या है। अब देखिए, ये जो इस तरह के जो PDF होते हैं, ये जो मार्केट में इस तरह के जो बुक्स मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो चीट लेने के टाइम पे, ठीक है, चीट ले गए। ठीक है, जो भी चुटका लेकर के जाते हैं वो तो लेके चले गए, और क्या करते हैं वहाँ के जैसा दिया हुआ रहता है बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरा भर देते हैं, ऐसा आर्टिकल लिखने टाइप का पूरा भर देते हैं। तो उस तरह से आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आंसर राइटिंग करने का तरीका क्या है कि आप जो भी आंसर है आपका, आप उसको पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट में साफ साफ लिखिए। कोई चीज़ आपका है जो आपको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट करिए। ठीक है, और जितना हो सके वहाँ पर अंडरलाइन करिए, डैश दीजिए। ठीक है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करिए। ठीक है, आंसर राइटिंग की आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद ही हैबिट हो जाएगा कि आप 3 घंटे से पहले ही जो है क्वेश्चंस होते हैं उनके सारे सॉल्यूशंस आप करके निकल जाइएगा। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो उसको करते रहना है। और सबसे बड़ी गलती है कि आपको बिल्कुल एक न्यूज़पेपर के जैसे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको आर्टिकल नहीं लिखना है, आपको आंसर राइटिंग करना है। जो कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, तो पॉइंट वाइज किया जाता है। ठीक है, जिसमें आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को या कोई इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको आप क्या करिए, हाईलाइट करिए, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसकी जो नज़र है वो पहले हमारे हाईलाइट्स पर जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि आपको अपने आंसर शीट पे कलर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बहुत बच्चे कलर का यूज़ करते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम जैसे कि ये ज्योग्राफिकल थॉट है, ठीक है, तो इस पेपर में आपका डायग्राम नहीं आता है। ठीक है, या फिर कहीं पर आएगा भी तो बहुत कम, ऐसे ज़्यादातर इसमें डायग्राम है ही नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको टेबल बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो आपको उनसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प होगा। इससे क्या होता है ना कि आप कुछ चीज़ें जो होती हैं कि आप नहीं जान रहे, ठीक है, लेकिन आप उसको जब पॉइंट वाइज बना कर लिखिएगा ना, तो आपको उसमें नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जो आंसर जान रहे, बहुत अच्छे से जान रहे, डिटेल में जान रहे, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं कि पूरा समझिए कि बुक छाप दे रहे हैं। बुक में कैसा पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ रहता, पॉइंट तो नहीं रहता, पैराग्राफ रहता है उसमें। तो आप उसमें क्या किया कि पैराग्राफ जैसा लिख दिए, तब आपको क्या होगा, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। तो भूगोल की प्रकृति जानने से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि भूगोल क्या होता है। ठीक है, तो भूगोल जो है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, जियोग्राफी। ठीक है,
तो ये जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, यहाँ PHI है तो जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है डिस्क्रिप्शन या फिर वर्णन करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या फिर वर्णन करना, ठीक है। तो जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो कि पृथ्वी का वर्णन करता है। पृथ्वी में तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, पृथ्वी में आपका क्या आ जाता है, आपको पृथ्वी में क्या देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर है, आपका प्लेन है, प्लेटू है, हिल है, माउंटेन है, ठीक है, पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरने, बहुत कुछ है, ठीक है, आपको सेटलमेंट्स भी है। जितनी चीज़ें जो आपको पृथ्वी में देखने को मिल रही हैं उन सब का अध्ययन, उन सब का वर्णन किस में किया जाता है, तो भूगोल में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो सक्रिय और प्रगतिशील है। भूगोल को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो यूनानी विद्वानों को जाता है। भूगोल को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो यूनानी विद्वानों को जाता है, ठीक है। प्रारंभिक काल में इसे क्या कहा गया था भूगोल को, कि ये किस चीज़ का भाग है, तो इसे कह दिया गया था कि ये खगोलीय विज्ञान का भाग है और नक्षत्र विज्ञान का भाग है। नक्षत्र विज्ञान किसे कहा जाता है, तो ज्योतिषी को नहीं कहा जाता, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्योतिषी को कहा जाता है, ठीक है, तो उसे नहीं कहा जाता। इससे क्या होता है कि आपको आकाश में जो तारे नज़र आते हैं जो कुछ आकृति बनाते हैं, ठीक है, तो जो आकृति वो बनाते हैं उसे कहते हैं नक्षत्र, ठीक है। तो उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र विज्ञान, ठीक है। तो हमें पहले ये माना गया था कि भूगोल क्या है, खगोल विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान का ही एक भाग है, ठीक है। और क्या बताया गया कि यूनान काल में ये एक अलग विषय ना होकर के खगोल विद्या का विशिष्ट अंग था, ठीक है। खगोल विद्या जो होती है उसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते थे, भूगोल को पढ़ते थे, ठीक है, पहले बताया गया यूनान काल में। अब देखिए यहाँ पर इस बुक में क्या मिस्टेक किया गया है कि आंसर राइटिंग में ही देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉलमी महोदय ने बताया, ये चीज़ अब आप जब एग्ज़ाम में लिखिएगा ना, तो ये जितने यहाँ पर यहाँ से जितने भी विद्वान के नाम आएंगे तो उन सबको आप अलग अलग पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से समझ नहीं आता है, पता भी नहीं चलता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो टॉलमी महोदय ने क्या बताया कि भूगोल के अंतर्गत बसे हुए भागों का अध्ययन के साथ ब्रह्मांड के आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। टॉलमी महोदय ने क्या बताया था कि भूगोल के अंतर्गत जो भी बसे हुए भाग उसके साथ साथ किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो ब्रह्मांड के जो आपसी संबंध होते हैं उनका भी अध्ययन किसमें किया जाता है, तो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और उनके अनुसार क्या है, तो भूगोल एक ऊर्ध्वपातन आधारभूत विज्ञान है जो कि खुद ही क्या देखता है, पृथ्वी के परावर्तन को देखता है। पृथ्वी किस तरह से थी, शुरुआत में किस प्रकार से थी पृथ्वी और अब किस प्रकार से हो गई है पृथ्वी, इन सब चीज़ों को कौन देखता है, तो भूगोल देखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड जो हमारे विद्वान हैं, प्रसिद्ध रोमन विद्वान स्ट्रेथो, ठीक है। तो ये 2 विद्वान हैं, आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग लिखना है। इसके बाद और भी विद्वानों के नाम हैं। तो प्रसिद्ध रोमन विद्वान स्ट्रेथो क्या बताते हैं कि हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध किससे होता है, तो भूगोल से होता है। और यह भी जानकारी देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हमें भूगोल हमें क्या बताता है, तो पृथ्वी और जल पर निवास करने वालों का बोध किससे होता है, भूगोल से होता है। कि पृथ्वी पर कौन कौन से यानी कि लैंड में और वाटर में कौन कौन से जीव निवास करते हैं, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जल पर किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, किस प्रकार के जीव रहते हैं और स्थल पर किस प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है। देखते देखते हम 1 घंटा बिता रहे हैं।
उन्होंने भूगोल को क्या कहा कि प्रादेशिक विज्ञान के रूप में विकसित किया है। ठीक है, रोमन विद्वान जो स्ट्रेदो हैं उन्होंने क्या किया कि भूगोल को एक प्रादेशिक विज्ञान के रूप में विकसित किया है। अब उसके बाद तीसरे महोदय जो आते हैं वो है रोजर मिन्सुल। तो इनके अनुसार क्या है कि भूगोल पृथ्वी के धरातल स्वरूप, भौतिक लक्षण, राजनीतिक विभाजन, जलवायु, उत्पादन एवं जनसंख्या आदि का अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद हार्टसोन। ठीक है, हार्टसोन महोदय का क्या मानना है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी में परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन तथा व्याख्या जो मानव संसार के अध्ययन करता है, या मानव संसार के रूप में अध्ययन करता है। तो हार्टसोन का क्या कहना है कि भूगोल कैसा विज्ञान है जो पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप, यानी कि पृथ्वी पर जो भी बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिस कारण जो नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा, अपरदन की वजह से, अपक्षय की वजह से, फिर उन आकृतियों का विनाश हो रहा, फिर नई आकृतियों का निर्माण हो रहा, निक्षेपण के द्वारा नई आकृतियों का निर्माण हो रहा, इसका जो स्वरूप है वो बदल रहा है, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ, इस प्रकार से जो है वो पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की आकृति नहीं, पृथ्वी पर उपस्थित जो चीज़ें हैं उनकी आकृति, उनका जो स्वरूप है वो बदल रहा है। ठीक है, तो उसका अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। और किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो मानव संसार का, मानव किस प्रकार से पृथ्वी के साथ अंतर संबंध बनाए हुए है। ठीक है, मानव किस प्रकार से पृथ्वी के साथ पहले प्राचीन काल में अंतर संबंध बनाए हुआ था, अभी किस प्रकार से है, किस तरह से लोग रहते हैं, निवास किस प्रकार से करते हैं, इनका अधिवास क्या होता है, ये कार्य क्या करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन कौन करता है? तो भूगोल करता है। ठीक है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो विभिन्न रूपों में वर्णित किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति भी परिवर्तन होता रहता, इसलिए इसकी प्रकृति भी क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। जब भूगोल को वैज्ञानिक मान्यता मिलने लगी तो इसे विज्ञान के वर्ग में रखा जाने लगा। इस कारण भौतिक स्वरूप और अजैविक पृथ्वी संबंधित विद्युत तंत्र को विशेष महत्व दिया जाने लगा। अब क्या है कि वारेनियस ने 17वीं सदी में भूगोल को क्रमबद्ध अध्ययन पर महत्व दिया था। उन्होंने प्रथम बार वारेनियस अलग विद्वान है, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पृथ्वी सतह और उस पर विकसित प्राकृतिक परिवेश के तत्व स्थिति को ही नहीं सम्मिलित किया, बल्कि मानव के विकासशील और सांस्कृतिक तत्व जैसे शासन तंत्र आदि को भी सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वारेनियस ने, कि भूगोल को सबसे पहले तो क्या किया कि इनको एक क्रमबद्ध अध्ययन का महत्व दिया, और इन्होंने अब इसमें कुछ सम्मिलित भी तो करना था। अब जब इसमें हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ सिलेबस भी तो ऐड करेंगे, तो वही समझिए कि इन्होंने किस चीज़ का सिलेबस ऐड कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक परिवेश के जो तत्व स्थित होते हैं उनको सम्मिलित किया, और उसके साथ साथ कि मानव विकासशील और सांस्कृतिक तत्व जो भी हैं उनको भी भूगोल में ही सम्मिलित कर दिया। ठीक है, और उन्होंने पृथ्वी की सतह पर अध्ययन का केंद्र माना और उस पर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन किया। उन्होंने पृथ्वी के निवासियों के शारीरिक लक्षण, कला, संस्कृति, वाणिज्य, धर्म, शासन, प्रसिद्ध व्यक्ति का अध्ययन भी भूगोल में किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा माना। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आप जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िएगा, मानव भूगोल जब आप पढ़िएगा, तो आपको उसमें अलग से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना होता है, तो आपको संस्कृति पढ़नी होती है, आपको उसमें धर्म पढ़ना होता है, आपको उसमें प्रजातियां पढ़नी होती हैं। ठीक है, कि मानव प्रजाति किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार के, किस जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुवों में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ठीक है,
और उपोष्ण कटिबंध में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, किस जाति के, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो भूगोल में किया जाता है। नगर परिषद का प्रसिद्ध का मतलब हुआ कि नगर जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या करता है, एक नगर में रहता है, ठीक है। तो इसका भी अध्ययन किस में किया जाता है, तो भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कांट महोदय ने भूगोल की अनेक शाखाओं जैसे भौतिक भूगोल, गणित भूगोल, नैतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल एवं वातावरण भूगोल की नींव रखी है। अब देखिए ये सब इसकी विषय वस्तु है, ठीक है। तो भूगोल की विषय वस्तु क्या है, तो भूगोल के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ये होती है भूगोल की विषय वस्तु, ठीक है। तो इसमें अनेक शाखाएं हैं, तो ये कांट महोदय ने बताया, ठीक है। तो जिसमें से उन्होंने क्या कहा कि भौतिक भूगोल, ठीक है, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल और वातावरण भूगोल को इसमें सम्मिलित किया सबसे पहले किसने, तो कांट महोदय ने, ठीक है। भूगोल के वैज्ञानिक स्वरूप की ओर जर्मन विद्वान जो है उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसमें रैटजेल, हमबोल्ट, रिटर आदि स्थान नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये लोग स्थान थोड़ी है, ये लोग तो क्या भूगोलवेत्ता लोग हैं, ठीक है, ये स्थान नहीं है, गलत है, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि रैटजेल, हमबोल्ट, रिटर आदि महोदय उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये काफ़ी फेमस भूगोलवेत्ता है, ज्योग्राफर्स हैं, विद्वान हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि भूगोल को विकसित करने में बहुत हेल्प किया, इसको भूगोल को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। अब क्या आता है कि हमबोल्ट महोदय ने भूगोल को प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान माना। 20वीं शताब्दी में भूगोल का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ और इनकी अनेक शाखाएं विकसित होने लगी 20वीं शताब्दी में, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसकी अनेक शाखाएं जो है भूगोल की विकसित होने लगी। हेटनर महोदय ने इसे एक क्षेत्रीय विज्ञान माना और क्षेत्रों के अध्ययन में पृथ्वी और मानव दोनों को सम्मिलित माना, ठीक है। तो ये हेटनर ने किया था, ये इन्होंने क्या माना कि भूगोल क्या है, तो एक क्षेत्रों का अध्ययन मान लिया, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया कि पृथ्वी और मानव दोनों को ही सम्मिलित कर लिया। और इसी समय क्या था कि विडाल डिला ब्लाश महोदय ने भूगोल में संभववादी विचारधारा का विकास किया, ठीक है। तो ये जो है संभववादी विचारधारा का विकास किसने किया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा एक लाइन है, लेकिन ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखिएगा तो इसे हाईलाइट ज़रूर करिएगा कि विडाल डिला ब्लाश ने भूगोल में संभववादी विचारधारा का विकास किया, ठीक है। और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने भी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत का विकसित रूप इसी समय सामने आया, ठीक है। एंड्रयू जे हब्सन ने प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन पर विशेष जोर दिया, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन पर। ये सब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। एंड्रयू जे हब्सन ने किस चीज़ पर जोर दिया है, तो प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन पर इन्होंने विशेष जोर दिया, ठीक है। लॉरेंस डुडली स्टैम्प, ठीक है। तो ये सब ये नाम है, इन नाम को या इन सारे नामों को, इन सब स्कॉलर्स को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन स्कॉलर्स के नाम आप जितना लिखिएगा आपको इसमें ज्योग्राफिकल थॉट में आपको उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता आर्नोल्ड गेऑर्ट, ईसा बोमेन, विलियम मॉरिस डेविस, कुमारी सेम्पल जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्य थी,
ठीक है। मिस यून चर्चिल और ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर, ये सब जो है वो भूगोल के विकास में बहुत ही विशेष योगदान इन्होंने दिया है। अब भूगोल का क्षेत्र एवं उद्देश्य क्या है? तो भूगोल का अध्ययन बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी का अध्ययन करता है। और इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो मानव और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो प्रारंभिक समय में भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र था वो बिल्कुल सीमित था, जिसमें क्या अध्ययन किया जाता था? तो जिसमें पृथ्वी के धरातल, स्वरूप, भौतिक बनावट, राजनीतिक वर्गीकरण, जलवायु, उत्पादन, जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता था। ठीक है। और इसमें क्या क्या, उसके बाद इमैनुएल कांट महोदय ने क्या किया कि इसकी प्रकृति पर बल नहीं दिया, अध्ययन पर बहुत ज़्यादा, प्रकृति के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया, लेकिन मानवीय अध्ययन को भी समान महत्व दिया। ठीक है। उसके बाद फिर कौन आते हैं? रिच्थोफेन। तो इन्होंने क्या किया कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की क्षेत्र भिन्नताओं का अध्ययन किया। स्टाम्प महोदय के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर व्यवहार करता है। भूगोल क्या है? तो पृथ्वी को, भूगोल ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का घर, यानी कि हम मानवों का घर कौन है? पृथ्वी। तो इसे मानव का घर मान करके एक व्यवहार करता है। कौन? भूगोल। ये किनका कहना था? तो स्टाम्प महोदय का कहना था। उसके बाद रिचर्ड हार्टशॉन का क्या कहना था कि भूगोल के उद्देश्य को समझाते हुए इन्होंने क्या लिखा है कि पृथ्वी को मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान ही भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को विकसित करते हुए आचरण भूगोल, मानव पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण, सांख्यिकी, कंप्यूटर तंत्र, वायु फोटोग्राफी, भौगोलिक सूचना तंत्र, सुदूर संवेदन प्रणाली आदि को सम्मिलित किया जाने लगा। इस तरह से भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तथा मानव पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना है। अब देखिए, इसमें मैं आपको कुछ और भी बता दूं। ठीक है। तो जब आप भूगोल का जब आप विषय क्षेत्र लिखने लगेंगे तो आप उसमें और इसमें क्या लिख सकते हैं? ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया गया। तो आप इसमें क्या लिखिएगा कि भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है मानव भूगोल, दूसरा होता है भौतिक भूगोल। ठीक है। भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? तो 2 शाखाएं होती। कौन कौन सा? तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। ये हो गई ज्योग्राफी की 2 शाखाएं। भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी हो गई? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब इसके अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है आप उसे भी लिखिएगा। ठीक है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत अगर आप इस तरह से नहीं भी लिख रहे तो आप ये लिखिएगा किसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और जलवायु विज्ञान, और इसमें आप लिखिएगा कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। और हम अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और आप इसमें लिख सकते हैं कि हम ज्योग्राफिक टेक्निक्स का और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो हम भूगोल के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके विषय वस्तु में। ठीक है, या फिर विषय क्षेत्र में। तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है वरना आप लोग भी बोर हो जाइएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम कल करेंगे कि विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान स्पष्ट करें। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इतना लॉन्ग ना बताऊँ। ठीक है। इसको जब इतना शॉर्ट में हम जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर ले वो ज़्यादा अच्छा होता है, वही बड़ी बात होती है। ज़्यादा पढ़ करके कम समझना ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है। ये बहादुरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़नी है और कम समझे। ठीक है। कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा समझो। तो यही चीज़ हम लोग करना है। ठीक है।
तो कल की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। अगर कुछ पूछना हो स्टडी रिलेटेड तो इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।